हमें मंसूबाबंदी के साथ वहां धावा बोल देना चाहिए। मैंने इस इलाके में आज तक जो कुछ देखा है उसके बिना पर मुझे पूरा यकीन है कि एलन भारी मुसल्लह नफरी के साथ वहां रह रहा है। हम 3 आदमी उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकेंगे। सुल्तान शाह ने मायूसी से कहा, हो सकता है कि जोश और बेहतियाती में हम भी उसके ट्रैप में फंस जाएं। सबसे पहले हमें अपने राब्ते बहाल करने होंगे। मैंने गहरी संजीदगी के साथ कहा, खाना खाने के बाद मैं जहांगीर को फोन करता हूँ, तुम अव्वल खान की तरफ चले जाओ। उसे इस फ्लैट का पता और फोन नंबर देकर यह ताकीद कर देना कि जब तक उसके घर का कटा हुआ फोन बहाल नहीं हो जाता किसी पब्लिक बूथ से रोजाना यहाँ फोन करता रहे। अव्वल खान को इन मामलात से अलग ही रखा जाए तो बेहतर रहेगा। गजाला बोली, उस बेचारे ने हमारी खैरख्वाही की सबसे भारी कीमत अदा की है। उसकी बीवी उसके जेर अताब आने से बहुत ज्यादा हरासा है। हमें उसकी परेशानी में इजाफा करने से गुरेज करना चाहिए। मुझे ये जानकर हैरत हुई कि वो साइंस ग्रेजुएट है। सुल्तान शाह अव्वल खान की बीवी के जिक्र पर चौंक कर बोला। अव्वल खान उसकी खानादारी वगैरह का जिस अंदाज में जिक्र करता था उसकी वजह से मैं उसे अनपढ़ समझता था। उसे खासा रोशन ख्याल और हकीकत पसंद होना चाहिए था। अव्वल खान हर जाती मामले में इस कदर इंकिसार से काम लेता है कि अक्सर गलत फहमियां पैदा हो जाती हैं। मैंने कहा, मैं खुद भी इस गलत फहमी में मुब्तला था कि वो बच्चे पालने और चूल्हा झोंकने वाली कोई देहाती औरत होगी जिसने कभी स्कूल की सूरत भी नहीं देखी होगी। लेकिन इस वक्त हम किसी और आम मामले पर असर कर पा रहे हैं। हमें फजूल बातों में उलझने के बजाय असल मामलात तक महदूद रहना चाहिए। अव्वल खान को इस फ्लैट के बारे में आगाह करना बहुत जरूरी है। वीरा को हमारे दोस्तों में सिर्फ 2 अफराद के ठिकानों का इल्म है। जहांगीर किसी वक्त अस्पताल छोड़ सकता है। वो अव्वल खान से रजू करे तो उसे वहां से हमारा पता ठिकाना मालूम होना चाहिए। हर तरफ से घेरा तंग होने की वजह से उसे भी एक महफूज पनागाह की जरूरत होगी। फिर मैं खाना खाते ही उधर रवाना हो जाता हूँ। एक कार्ड को इतनी जल्दी दोबारा वहां देखा जाना मुनासिब नहीं होगा। मैं आमदोरफ्त के लिए कोई टैक्सी ले लूंगा। सुल्तान शाह ने फरमा बरदारी से कहा। गजाला मेज पर से बर्तन समेटने में मसरूफ थी कि सुल्तान शाह खाने से फारिग होकर फ्लैट से चला गया। मैंने खाने से निमटने के बाद फोन संभाल लिया। अस्पताल से राब्ता होने पर मालूम हुआ कि जहांगीर सुबह सवेरे ही हिसाब करके वहां से रुखसत हो चुका था। इस इंकिशाफ पर गजाला को हैरत हुई कि मेरा कयास हकीकत से किस कदर करीब था। मैंने सिगरेट सुलगाकर सोफे पर पांव पसारे और गहरी सोच में डूब गया। सुल्तान शाह दुरुस्त ही कह रहा था कि हम तीनों एलन के ठिकाने पर धवा बोल के कोई कामयाबी हासिल नहीं कर सकते। मैं तन्हा उधर जाने के इम्कानात पर गौर करने लगा। इसी असना में मुझे वो फोन नंबर याद आ गया जो जहांगीर ने मुझे दिया था। वो उसके किसी करीबी अजीज का फोन नंबर था और सलमा को लाहौर से वापस आकर आर्जी तौर पर वहीं कायम करना था। जहांगीर के लिए वो शख्स इतना काबिल एतमाद था कि उसने मुझे अपनी अमानतें उसी के पास पहुंचाने की हदायत की थी। गजाला किचन में बर्तन धोने में मसरूफ थी। मैंने जहांगीर की तलाश में उसके रिश्तेदार का नंबर मिला लिया। दूसरी तरफ से किसी खातून ने रिसीवर उठाया और मेरा मुद्दा जानने के बाद बताया कि जहांगीर घर पर मौजूद नहीं था। मैं ये सुनकर शुक्रिया के साथ फोन बंद करने का इरादा कर रहा था कि उस खातून ने अपनी बात जारी रखते हुए मेरी मालूमात में ये इजाफा किया कि मिसेज जहांगीर घर पर मौजूद थी। मैंने उसी से बात करने की ख्वाहिश की और चंद सानियों बाद ही सलमा ने रिसीवर ले लिया। हेलो, कौन साहब बोल रहे हैं? उसने बड़ी मीठी आवाज में सवाल किया। बड़ी मुद्दत के बाद तुम्हारी आवाज सुनी है, लाहौर से कब आई हो? मैं उसके सवाल को नजरअंदाज करते हुए बेतकल्फी से बोला। वो फौरन ने मेरी आवाज पहचान की और चेक कर बोली, ओहो तो तुम जिंदा हो। इन्होंने तो तुम्हारे बारे में बिल्कुल चुप साध रखी है, किसी बात का जवाब ही नहीं दे रहे। इसे कुछ मालूम नहीं है, वो बेचारा तुम्हें क्या जवाब देगा। दिन रात तुम्हारे फिराक में लंबी लंबी आहें भर रहा था। अब तुमने उसे कहाँ दौड़ा दिया हुआ है? मैंने कहीं नहीं दौड़ाया, खुद ही निकल पड़े हैं। वो तुरंत कर बोली थी। सुना है कि आजकल आग ने उनके असासों का रुख किया हुआ है। पहले फैक्ट्री जली, फिर घर भी राख हो गया। आखिरी फिक्रों पर उसका लहजा तंजिया हो गया। साफ महसूस हो रहा था कि जहांगीर के इन भारी नुकसानात पर उसे जरा भी अफसोस या मलाल नहीं था। वो खुद कुछ बताने के मूड में नहीं है। ये सब कुछ क्या हो रहा है? तुम्हें जहांगीर के इन नुकसानात पर जरा भी दुख नहीं है? मैंने हैर से पूछा। वो खुद बेगम है तो मैं अपनी जान को रोक क्यों लगाऊं? इसके पास मेरे सवाल का जवाब तैयार था। सुनी सुनाई बातों का जिक्र किया तो बेपरवाही से कह रहे थे कि कील कील का इंश्योरेंस था। आग लगने से नुकसान के बजाय फायदा ही होगा। फायदा पर किसे दुख होता है? मेरी समझ में नहीं आता कि तुम दोनों के मरासम किस नौयत के हैं। मैंने गहरा सांस लेकर कहा। तुम दोनों ही एक दूसरे की अजियत पर यूं बगले बजाते हो जैसे तुम्हारी पुरानी दुश्मनी चली आ रही हो। वो मुझे नजरअंदाज करते हैं, मैं उन्हें चिढ़ाती हूँ। ये बताओ कि तुम कब मिलने आ रहे हो? तुम्हें देखे हुए बहुत दिन हो गए। आखिरी दोनों फिक्रों पर उसका लहजा धीमा हो गया था। मैं तुम्हें कई बार समझा चुका हूं कि मेरे बजाय जहांगीर पर ध्यान दो। वो तुम्हारा शौहर ही नहीं, तुम्हारे अकलौते बेटे का बाप भी है। तुम मोहब्बत और हमदर्दी से उसका दिल जीत सकती हो। मैंने हर हरबा आजमा कर देख लिया। जिसे 7 हांडियां चखने का मजा पड़ जाए उसे एक प्लेट में कभी मजा नहीं आता। किसी जोड़े को उम्र कैद की सजा देकर एक वीरान जजीरे पर फेंक दिया जाए तो उनके जिस्म जरूर मिलते मगर दिल कभी नहीं मिलते। हर वक्त नफरत और बेजारी की लहर सवार रहती है। हमारा भी कुछ ऐसा ही अहवाल है। इस बारे में तुम बिला वजह मशवरे मत दिया करो। वो मुझसे हमेशा ही खुलकर बात करती थी और मैं उससे दामन बचाता रहता था। वो एहसास महरूमी और बेजारी की एक खतरनाक नफसियाती मरीजा थी जो जरा से हमदर्दी के एवज अपने सब कुछ लुटाने पर तुली रहती थी। गजाला बेगम के क्या हाल है? मेरी खामोशी पर उसने अगला सवाल किया। मजे में है, इस वक्त किचन में बर्तन धो रही है। मैंने कहा वो खुश नसीब है कि उसे तुम जैसा अहमक शौहर मिला है। सलमा की आवाज में रश्क और हसद के मिले जुले
जज्बात नुमाया थे। पहले सिर्फ उसे चाहते थे और अब पूछते हो। वही शरफाबाद में रह रहे हो ना? शरफाबाद से हम बेदखल किए जा चुके हैं। मैं जहांगीर को यही बताना चाह रहा था कि मैं एक नए अपार्टमेंट में रह रहा हूँ। वो आए तो फोन पर मेरी बात करा देना, नंबर बता दो, मैं उन्हें दे दूंगी। वैसे वो जंगल के बादशाह हैं, जी चाहेगा तो सर के बल दौड़े चले आएंगे, मूड नहीं हुआ तो फोन तक नहीं करेंगे। तुम बहुत बेरुखी से उसका जिक्र करती हो। मैंने उसे मुलामत की। तुमने कभी ठंडे दिल से ये सोचा कि मैं तुम्हारे साथ इस तरह क्यों पेश नहीं आती? लाहौर से कराची की ससुराली फिजा में कदम रखती वो बहकने पर माहिल थी। हालांकि तुम बहुत संग दिल हो, तुमने कभी मेरे खलूस और अपनायत को सराहने की कोशिश नहीं की। सलमा, तुम बहुत अच्छी हो, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, तुम्हारी बातें मुझे अच्छी लगती हैं, मगर मैं यह बात कभी नहीं भूल सकता कि तुम मेरे अजीज तरीन दोस्त की बीवी हो। हमारे मरासिम में खास हद और सत्य से आगे नहीं बढ़ सकते। मेरी एहतियात में तुम्हारे घर की सलामती और इज़्दवाजी जिंदगी की खुशियां पनाह है। जिस दिन तुम ये बात समझ लोगे, मुझसे सारे शिकवे जाते रहेंगे। अज़दवाजी जिंदगी की खुशियां? रिसीवर पर उसकी इस्तज़ाइया आवाज उभरी। मुझसे ये खुशियां संभाले नहीं संभलती। हमारे दरमियान मुश्किल से 10-15 मिनट बात हुई है। मैं फैक्ट्री और घर की तबाही के असबाब जानना चाह रही थी। पहले वो मुझे टालने की कोशिश करते रहे, फिर चिढ़कर घर से ही भाग गए। इस आदमी ने मुझे रिश्तेदारों के सामने भी तमाशा बनाकर रख दिया है। वो जज्बाती होने लगी। मैंने उसे समझाया, तुम लंबी मुद्दत के बाद लाहौर से आई हो, इसे तुम्हारी मोहब्बत और हमदर्दी की जरूरत थी। आते ही जिरा शुरू कर दी होगी, बस उसकी खोपड़ी सनक गई। ये लूले लंगड़े या माजूर होते तो मैं सारी जिंदगी इनसे हमदर्दी करती रहती। सलमा की आवाज जहरीली होगी। वो ये बात समझने की कोशिश क्यों नहीं करते कि मैं उनकी बीवी हूं? उनकी खुशियां और परेशानियां मेरे ऊपर भी असरअंदाज होती हैं। मुझे बताओ कि मैं कब तक यहाँ रिश्तेदारों में पड़ी रहूंगी? मैं उसे समझाऊंगा, तुम अपना दिमाग ठंडा रखो, शौहर के बारे में इस तरह नहीं सोचा करते। तुम इधर आ जाओ तो हम बाहर चलेंगे। उसने फौरन मुतालबा कर दिया। साहिल की खुली फिजा में मैं ज्यादा बेहतर तरीके से सो सकूंगी। जहांगीर, तो आप मुझे बाहर ले जाना भी भूल गए। किसी दिन मिलकर पिकनिक का प्रोग्राम बनाएंगे। मैंने खूबसूरती से उसे टालते हुए कहा। इस वक्त मैं नए घर को सेट करने में मसरूफ हूँ। हो सकता है कि इस वक्त जहांगीर किसी घर के चक्कर में निकला हो। इसकी वापसी पर तुम्हें घर में मौजूद रहना चाहिए। इन्हें घर की फिक्र नहीं है। वो मेरी बात काट कर बोली। उनके दिमाग पर इंश्योरेंस का पैसा सवार है। घर में जो कुछ था वो तिजोरी ही में जल कर राख हो गया होगा। तुम्हारी अमानत भी उसी में थी। जब तक जेब में रकम नहीं होगी, हमें दूसरों के टुकड़ों पर गुजारा करना होगा। मुझे झूठे दिलासे मत दो। तिजोरी खाली कर ली गई थी। दमा भर सोचने के बाद मैंने उसे वो खुशखबरी सुनाने का फैसला करके कहा, मेरी रकम के साथ तुम्हारे जेवरात, फाइलें और दूसरी तमाम चीजें महफूज हैं। जहांगीर इतना कंगाल नहीं है कि उसे अपने इरादों को अमली जामा पहनाने के लिए इंश्योरेंस क्लेम की अदायगी का इंतजार करना पड़े। ओह, इस पर मेरे इंकशाफ का उल्टा रद्द-ए-अमल हुआ और वो चौंक पड़ी। तिजोरी खाली कर ली गई थी। इसका मतलब है कि तुम लोगों को पहले से मकान की तबाही का इल्म हो चुका था। कहीं ये आतिशजनी भी तुम लोगों के खुफिया झगड़ों का नतीजा तो नहीं है? वो ताज़ा वाकया है। फिलहाल कुछ नहीं कहा जा सकता। मैंने गोल मोल जवाब दिया। सच बताओ। उसकी तलख आवाज उभरी। मैं 2-3 रोज के अखबारात निकलवा के देखूंगी और हर बात आईने की तरह सामने आ जाएगी। तुम हमेशा जहांगीर की कमजोरियां छुपाने की कोशिश करते हो। मैं उसे क्या बताता कि वो जहांगीर की नहीं मेरी कमजोरियां थीं, जिनका खुमियाजा बेचारा जहांगीर भुगत रहा था। एक तरफ वो मार खा रहा था और दूसरी तरफ अपनी बीवी की नजरों में भी बुरा बन रहा था। मैंने उसे ये नहीं बताया कि उसके घर में आतिशजनी पिछली रात ही हुई थी और अखबारात में इस बारे में बहुत मुख्तसर सी खबर छपी थी। जहांगीर बहुत शानदार आदमी है। उसके बस एक ही कमजोरी है कि वो शराब नोशी में एहतियात नहीं करता और नशे की झोंक में तुम्हारे सामने वो बातें भी बक जाता है जो उसे खुफिया रखनी चाहिए। तुम्हें उसकी कमजोरी पर खुश होना चाहिए कि तुम उसकी हर बात से वाकिफ हो जाती हो। काश ये खुशी गजाला को भी नसीब हो सके। उसकी जहरीली आवाज सुनाई थी। तुम समझ ही नहीं सकते कि एक मर्द जब नशे में बहकर अपनी बीवी का बाजारी औरतों की घटिया अदाओं से मवाजना करता है तो इस बीवी के दिल पर कैसे खंजर चलते हैं। मेरा बस चले तो मैं फैक्ट्री पहुंचकर सैलून वाली स्टेनो और मिसेज खान को अपने हाथों जिबा कर देती। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि दफ्तरों और कारखानों में काम करने वाली जरूरतमंद औरतें इस कदर दिल फेंक और गंदे मिजाज की हो सकती हैं। हर औरत ऐसी नहीं होती। मैंने अपने दिल ही दिल में जहांगीर को लानत मुलामत करते हुए मुदाफाना लहजे में कहा, पैसे के लालच में बाज औरतें बिगड़ जाती हैं। तुम्हें ये सुनकर खुशी होगी कि जहांगीर की स्टेनो उसे दागे मुफारकत दे गई है और उसने मेरा फिक्र दरमियान ही सोच लिया और बोली, मुझे मालूम है। इसके बाद ही मिसेस खान ने अपने जोबन की नुमाइश करनी शुरू की है। वो बेवा के रूप में नौकरी करने के लिए जहांगीर के पास आई थी और अब कमारी बनकर मेरे सीने पर मूंग दल रही है। मुझे हर बात मालूम है, लेकिन ये मेरी शराफत है कि मैं जब होश में होते हैं तो मैं उन्हें इन गंदी हरकतों के ताने नहीं देती। मेरा दिल अंदर से बहुत जख्मी है। इन इंकशाफात पर मैं हक्का बक्का रह गया। जहांगीर अपनी गैर जिम्मेदाराना गुफ्तगू से खुद अपनी कब्र खोद रहा था। सलमा अगर उसे ताने नहीं देती थी तो उसमें उसका किरदार की बड़ाई नहीं बल्कि मकारी पूजीदा थी। आलमी होश में अपने इन कारनामों का जिक्र सुनकर जहांगीर मोहतात हो जाता और फिर उसकी खुफिया मसरूफियात से बाखबर होने का कोई जरिया उसके पास न रह जाता। जबकि जहांगीर मदहोशी के आलम में ये कार खैर खुद ही अंजाम दे रहा था। मैंने बात खत्म करने के लिए खुशदिली से कहा, मिस खान या मिसेस खान, वो जो भी रही हो, अब इस दुनिया में नहीं रही है। उसने खुदकुशी करके अपनी जिंदगी का खात्मा कर लिया था।
तुम्हें खुशी होनी चाहिए कि तुम्हारे हक पर डाका डालने वाली एक औरत अपने अंजाम को पहुंच चुकी है। बेसूद है जब तक उनके ज़हन की गिरा दूर नहीं होती। ये हर रोज एक नई मिस खान तलाश करते रहेंगे। मैं किस किस की मौत पर खुशियां मनाऊंगी। उसकी आवाज़ से बदली छलक रही थी। जहांगीर और सलमा के अज़दवाजी ताल्लुकात में बदमज़गी और बेकैफी के असबाब मेरी नज़रों से पोशीदा नहीं थे। सलमा की अनायतों से महफूज रहने की कोशिश करते हुए मैं हमेशा उसे समझाने बुझाने की कोशिश करता था, लेकिन इस वक्त उसने फ़ोन पर जो बेतुकल्फाना गुफ्तगू की थी उसने मेरी आंखें खोलती थी। गजाला के मेरे पास पहुंचने पर ही सलमा से मेरी जान छूट सकी थी। वीरा की बाजियाबी के लिए मेरे जहन में एक मंसूबा परवान चढ़ना शुरू हो गया था। सुल्तान शाह की वापसी किसी भी लम्हे मुतवक्का थी। मैं गुसल खाने में घुसने से पहले गजाला की वापसी का इंतजार करता रहा ताकि डोरबेल का जवाब देने के लिए कोई ना कोई मौजूद रहे। गजाला तौलिए से अपने बाल खुश करती हुई बाहर आई तो मेरे लाए हुए फूलदार गुलाबी लिबास में उसका हुस्न निखरा हुआ था। उसकी गर्दन और रुखसारों पर कहीं कहीं रुकी हुई पानी की बूंदें शमदम के कतरों की तरह झिलमिला रही थी। मैंने नजर भरकर उसकी तरफ देखा और फिर सर झटकर गुसल खाने में घुस गया। मैं नीम गर्म पानी की तेज धारों में गुसल से लुत्फ अंदोज हो रहा था कि फ्लैट की घंटी सुनाई थी। चंद लम्हों बाद ही मैं सुल्तान शाह और अव्वल खान की मिली जुली आवाज़ें सुनकर हैरान रह गया। मेरे लिए अव्वल खान का वहां चले आना ताज्जुब खेज था। मैं उजलत में गुसल खत्म करके कपड़े तब्दील किए बगैर बाहर निकला। अव्वल खान सुल्तान शाह के साथ फ्लैट का जायजा लेकर फराग दिली से एक एक चीज की तारीफ कर रहा था। मेरी आहट पाते वो खुशी से मेरे साथ बगलगीर हो गया। मुबारक हो, आखिर तुम अपना घर बसाने में कामयाब हो ही गए। बहुत अच्छा और सजा सजाया फ्लैट है, तलाश किया है तुमने। तबीयत खुश होगी। ये घर इसी वक्त तक बसा रहेगा जब तक दुश्मनों को इसकी भनक नहीं मिलती। सुल्तान शाह ने तबसरा किया। एक बार ये राजदारी खत्म हुई तो ये आशियाना भी बिखर जाएगा। एहतियात तुम ही लोगों को करनी होगी। अव्वल खान मेरे साथ ड्राइंग रूम की तरफ लौटते हुए बोला। हम वापसी में 3 टैक्सियां बदल कर यहाँ तक पहुंचे हैं ताकि ताकुब के किसी खतरे का सद्देबाब कर सके। मुझे हैरत है कि माजूल किए जाने के बाद मेरे घर की निगरानी नहीं हो रही। मैंने तो बरतरफी के अहकामात सुनते ही खुद को बदतरीन हालात का मुकाबला करने के लिए तैयार कर लिया था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम सुल्तान शाह के साथ यहाँ चले आओगे। तुम्हारा अपना घर देखने की खुशी के साथ कुछ और भी मामलात थे। उसने चलते चलते रुक कर कहा, तुम्हें यह सुनकर खुशी होगी कि मेरी माजूली और स्टेशन 4 के अमले की मुअत्तली के अहकामात वापस ले ली गए। वो खुशखबरी सुनकर मैं उछल पड़ा और अव्वल खान से दोबारा लिपट गया। सच्चाई को कभी आंच नहीं आती। गनीमत है कि तुम्हारे बड़ों ने ज्यादा वक्त बर्बाद किए बगैर अपनी गलती का एहसास कर लिया। मेरे घर में सफ़े मातम बिछी हुई थी। कल रात तुम सब के आ जाने से हमारे चेहरों पर मुस्कुराहटें आई थी, वरना हम खुद को जिंदा दरगोर महसूस कर रहे थे। तुम्हारी भाभी इस वक्त तक मुसल्ले पर बैठी हुई होगी। उसने मायूसी के आलम में मेरी बहाली के इकट्ठे 100 नफल मान लिए थे। ये दुआओं ही का करिश्मा हो सकता है, वरना मुझे इतनी जल्दी फैसला बदलने की उम्मीद नहीं थी। ड्राइंग रूम में कदम रखते ही मैं चौंक पड़ा। रकूम और जेवरात के वो दोनों पोटलियां जो हमने पिछली रात अव्वल खान के घर पहुंचाई थी एक सोफे पर रखी हुई थी। मेरी निगाहों में हैरत की झलकियां देखकर अव्वल खान फौरन ही बोल पड़ा, तुम्हारे चले आने के बाद मुझे अंदाजा हुआ कि यह कितना भारी खजाना है। इसे संभालना मेरी बसात से बाहर है। अब तुम्हारा अपना घर हो गया तो इसे यहीं रखो। मेरा तो यह मशवरा है कि ये चीजें घर के बजाय किसी बैंक के लाकर में महफूज रहनी चाहिए। अब कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। जहांगीर की चीजें उसे पहुंचाने के बाद कुछ सोचा जाएगा। तुम्हारी बहाली की खबर ने मेरा हौसला बहुत बुलंद कर दिया है। अब शायद मुझे गुलजमा या किसी और सरकारी अफसर का एहसान नहीं लेना पड़ेगा। पहले की तरह हम आज़ादी से अपना काम आगे बढ़ा सकेंगे। फिलहाल ये सिर्फ खुश फहमी होगी। उसने फौरन ही मेरी तस्दीक करनी जरूरी समझी। सब लोग अपनी ड्यूटी पर हाजिर होंगे लेकिन इख्तियारात मुअत्तल रहेंगे। स्टेशन 4 का कोई आम कारिंदा भी डायरेक्टर जनरल के बराह रास्त हुक्म के बगैर स्टेशन की हदूद से बाहर नहीं निकल सकेगा। यह अधूरी बहाली नाकाबिल फहम है। तुम्हारे मामलात अभी भी उलझे हुए हैं। यूँ समझो कि पूरे अमले को पूरी तनख्वाह के साथ मुलाजमत पर बहाल कर दिया गया है, मगर इख्तियारात नहीं दिए गए। ये कोई सियासी फैसला मालूम होता है। पूरी फोर्स किसी तहरीरी हुक्मनामे के बगैर जुबानी हदायत और सख्त तरीन डिसिप्लिन के तहत नाकाबिले यकीन कारनामे सर अंजाम देती रही है। स्टेशन 4 वालों की सजायाबी ने पूरी फोर्स को हिला कर रख दिया था। हर शख्स अपने मुस्तकबिल के बारे में फिक्रमंद हो गया था। फोर्स के हर तबके में पैदा होने वाली बददिली पर काबू पाने के लिए हमारी बहाली का फैसला किया गया है। अभी मुस्तकबिल के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। मुझे मुस्तकबिल भी रोशन नजर आता है। वो मेरी ईमानदाराना राय थी। जिस फोर्स के जिम्मेदार अफसर अपने मातहतों के रद्दमल के बारे में इस कदर हिसास और मुफाहमाना रवैया रखते हूँ, वहां किसी ज्यादती का इम्कान कम ही नजर आता है। वैसे भी तुम लोग अमरीकियों के दबाव का निशाना बने थे। हो सकता है कि तुम्हारे बड़ों ने इन लोगों को नए फैसले की हवा भी न लगने दी हो। वक्त गुजरने के साथ सब कुछ मामूल पर आ जाएगा। हाँ, वक्त की बात है। उसने मेरी तायद की। फिलहाल तुम्हें मुझसे कोई मदद नहीं मिल सकेगी। मशवरे तो दे सकते हो ना यार, मैं तीखे लहजे में पूछा। इसके लिए हर वक्त हाजिर हूँ, अव्वल खान कहका मारकर बोला। पहली बात यह है कि एलन को कराची में बदरू दादा नामी एक पुराने बदमाश की मुकम्मल हमायत हासिल है। वो ज़ाहिरी तौर पर ट्रांसपोर्ट का कारोबार करता है। मारीपुर के ट्रक स्टैंड से उसका कोई ना कोई सुराग मिल सकता है। मैं सबसे पहले उसका पत्ता साफ करना चाहता हूँ। अव्वल खान के इस अफसार पर मैंने उसे डिशके से हासिल होने वाली मालूमात से आगाह कर दिया। ये काम हो जाएगा। अव्वल खान ने चंद सानियों तक सोचने के बाद बताने से कहा, मुझे या तुम्हें सामने आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस 15-20 हजार रुपए खर्च करने होंगे।
मेरे सिविलियन मुखबरों में ऐसे काबिल एतमाद लोग मौजूद हैं जो माकूल मुआवजा लेकर पूरी राजदारी से ऐसे काम सर अंजाम देते हैं। मैं 1 लाख रुपए भी खर्च करने के लिए तैयार हूँ। जिस जमाने में शहर में मेरा तूती बोलता था, बदरू मेरे सामने आने से घबराता था, आज वो मेरी बीक कुनी पर तुला हुआ है। डिश का बहुत मामूली सा बदमाश है, लेकिन उसने अपनी कहानी के जरिए मेरे शुभात की हर्फ बहरफ तायद की है। बदरू के गायब होने से एलन की कमर टूट कर रह जाएगी और वो जारियत के बजाय मुदाफत पर मजबूर हो जाएगा। जोश में आने की जरूरत नहीं है। अव्वल खान ने मुझे पुचकारा। सब काम 20,000 रुपए के अंदर अंदर होगा और बहुत जल्द होगा। लेकिन तुम वीरा के बारे में क्या सोच रहे हो? मैं उस दिलेर लड़की के लिए फिक्रमंद हूँ। इसी वक्त गजाला ट्रे में चाय के साथ दीगर लवाजमात सजा कर ले आई। इसके लिए मेरे जहन में एक खाका मुरत्तब हो रहा है। इस पर अमल की सूरत पैदा होगी तो वीरा को बहुत आसानी से रिहाई मिल जाएगी। मैंने कहा, वो बहुत कमीने लोग हैं, उसे बदतरीन जिनसी और जिस्मानी तशद्दुद का निशाना बनाकर हलाक कर सकते हैं। तुमको अपनी कोशिशों का आगाज कर देना चाहिए। तुम इस बारे में क्या सोच रहे हो? वीरा इन लोगों के लिए बहुत कारआमद है। इस खित्ते में अपनी तकरीबी सरगर्मियों और साजिशों को आगे बढ़ाने के लिए वो इनकी बहुत मदद कर सकती है। वो उसे हलाक नहीं करेंगे, बल्कि ब्रेन वॉशिंग करके अपने लिए कारआमद बनाने की कोशिश करेंगे। वो किसी भी कीमत पर वीरा को आजाद नहीं करेंगे। मैं इस मकसद के लिए इन पर दबाव डालने की मनसूबाबंदी कर रहा था। वो तुम्हारे किस दबाव में आ सकते हैं? सुल्तान शाह ने हैरत से पूछा। कौंसल खाने के किसी अहम अफसर को अगवा कर लिया जाए तो सौदेबाजी हो सकती है। मैंने कहा, यह अगवा कौन करेगा? सुल्तान शाह ने अहमकाना सादगी से पूछा। अव्वल खान के वही मुखबर है जो 15-20 हजार लेकर किसी आदमी को गायब भी कर देते हैं। अव्वल खान ने सख्ती से अपने सर को जुम्बिश देकर कहा, वो अपने हल्कों में बहुत मुअस्सर साबित होते हैं। किसी सफारतकार के मामले में हाथ नहीं डालेंगे। इसमें नाकामी और गिरफ्तारी के ज्यादा खतरनाक इम्कानात हैं। वैसे भी अमरीकियों ने 3 दिन के लिए अपने सारे दफातर बंद करके अमेरिकन अमले को सख्ती के साथ घरों तक महदूद कर दिया है। इनमें से कोई किसी अशद जरूरत के तहत बाहर निकला तो भरपूर हिफाजती इंतजामात के साथ निकलेगा। तुम्हारी ऐसी कोई भी कोशिश खुदकुशी के मुतरादिफ होगी। फिर हमें वीरा की तरफ से सब्र करके इसे मुकद्दर के हवाले कर देना होगा। मैंने मायूसी से कहा, वो ऐसी सरदमैरी की मुस्तहिक नहीं है। उसने हमारे लिए बहुत काम किया है। फिर तुम्हें बताओ कि क्या किया जाए? मैं तो खुद को बंद गली में महसूस कर रहा हूँ। इस मामले पर दिमाग सोजी करनी होगी। वो जिस इलाके में पनागुजी है, वहां जरा सी भी गैर मामूली नकलो हरकत बहुत आसानी से नोट की जा सकती है। मैं बहुत पहले से दिमाग सोजी कर रहा हूँ और इस नतीजे पर पहुंचा हूँ कि कोई खतरनाक कदम उठाए बगैर ये मसला हल नहीं होगा। मैंने फैसला कुल लहजा में कहा, यह गनीमत है कि वीरा ने सुल्तान शाह से अलग होने से पहले भीमगन इसके हवाले करती थी। इस मौलिक तरीन हथियार की मदद से हमें कोई तेज तरीन कार्रवाई करनी होगी। मैं महसूस कर रहा हूँ कि तुम्हारे जहन में कोई मंसूबा बंदी मौजूद है और तुम इसे छुपा रहे हो। अव्वल खान ने गौर से मेरी तरफ देखते हुए कहा, वरना भीमगन कोई बहुत मोजी हथियार नहीं है। मेरे जहन में बहुत कुछ गटमट हो रहा है। मैंने उलझे हुए लहजे में कहा, कोई वाज़ेह खाका उभरे तब ही मैं कुछ बता सकता हूँ। खैर, अब राब्ता होता रहेगा। अव्वल खान बोला, दफ्तर जाने के साथ ही मेरे घर का फोन भी बहाल कर दिया जाएगा। अब तुम्हें बात करने के लिए लंबी दौड़ नहीं लगानी पड़ेगी। हम लोग चाय नोशी में मसरूफ थे कि फ्लैट में पहली बार फोन की घंटी बज उठी। मैंने रिसीवर उठाया तो दूसरी तरफ से जहांगीर बोल रहा था। मेरी आवाज पहचानते वो शुरू हो गया, ये क्लिफ्टन का नंबर मालूम होता है। अब तुम वहां कहाँ जम रहे हो? हमने एक घर किराए पर ले लिया है। तुम्हारा सामान मेरे पास है, जब चाहो ले सकते हो, लेकिन ताकुब का ख्याल रखना। ऐसा ना हो कि किसी को अपने पीछे लगाकर यहाँ तक ले आओ। आजकल हम सभी मोहतात हैं। तुमने रात को अस्पताल फोन किया था तो मैं जरा मूड में था। मुझे अंदाजा नहीं हो सका कि तुम किस हद तक संजीदा हो, लेकिन अभी मैं अपने घर की तरफ से गुजरा था। वहां राख और खंडरात के सिवा कुछ बाकी नहीं बचा। मलबे से अभी तक धुआं उठ रहा है। वहां क्या गड़बड़ हुई थी? फोन पर ये बातें नहीं हो सकती। मिलोगे तो सब बता दूंगा। आज के अखबार में भी इस आग के बारे में इतनी छोटी और मुबहम सी खबर थी कि मुझे अंदाजा ही नहीं हो सका कि मेरे घर के बारे में होगी। ये अमेरिकन जोड़े के बारे में कैसी खबरें छपी हैं? जहांगीर, मैं किसी खटकने कुत्ते की तरह को रहा। मालूम होता है कि तुम इस वक्त भी अपने होश व हवास में नहीं हो। क्यों अपने साथ हमारी भी गर्दनें कटवाने पर तुले हुए हो? सॉरी। उसकी उजला सतह आवाज अचानक धीमी होगी। लाहौर से मुसीबत खानम तशरीफ ले आई है। इनसे तुम्हारे मुज़ाकरात भी हो चुके हैं। उनका मुंह खासा सूजा हुआ है। घर का बंदोबस्त करने से पहले इसे बुलाकर तुमने हमाकत की है। दूसरों के घर में मेहमान बनकर रहना उसके अना के खिलाफ है। कमाल है कि तुम अपनी बीवी के बारे में इतना अंदाजा भी नहीं लगा सकते। खुश नसीब हो कि तुम्हें गजाला जैसी समझदार लड़की मिली हुई है। एक गहरे सांस के साथ उसकी आवाज उभरी। इस जैसी कुंद ज़हीन औरत से वास्ता पड़ा होता तो तुम्हारे सारे अंदाजे धरे के धरे रह जाते और 4 दिन में चौकड़ी भूल जाते। मेरे हर काम में कीड़े निकालना इसकी बेहतरीन हॉबी है। तो मेरे से लड़कर कहाँ गए हुए थे? मैंने फौरन मौजू बदल दिया। इंश्योरेंस वालों से मिलने गया था। मुझे इन फाइलों की फौरी जरूरत है जो तुम्हें तिजोरी से मिली होगी। चेक बुक्स की भी जरूरत पेश आएगी। मुसीबत को ना बताना कि ये चीजें आग से निकाल दी गई हैं। मैं पहले ही कह चुका हूँ कि जब चाहो अपनी अमानतें वापस ले जा सकते हो। दूसरी बात यह है कि मैं सलमा को तिजोरी खाली होने के बारे में बता चुका हूँ। वो मेरी रकम के बारे में फिक्रमंद थी। तुम मेरे घर के मुरब्बी तो नहीं कि सारे मामलात का हल तुम्हारे पास हो। मेरी बात सुनते ही वो बिगड़ गया। तुम्हें उसे ये सब कुछ बताने की क्या जरूरत थी? तुम आसानी से उसे टाल सकते हो। अब तो तीर कमान से निकल चुका है। मुझे सूली पर चढ़ा दो। मैंने बरहमी दिखाने के बजाय सुकून से कहा, मैं उफ भी नहीं करूंगा। पता बताओ, मैं सुबह फाइलें लेने आऊंगा। इसकी आवाज उखड़ी हुई थी। मुझे पता सुनने के बाद उसने रस्मी कलमात अदा किए बगैर फोन बंद कर दिया।
इस दौरान में गजाला अव्वल खान से उसके बीवी बच्चों के बारे में बातें करती रही। इनमें से किसी ने भी जहांगीर के फोन के बारे में सवाल करने की कोशिश नहीं की। मेरे फारिग होते ही अव्वल खान वापसी पर तुल गया। वीरा के बारे में मैं भी सोचता हूँ, कोई बात बनी तो फोन करूंगा। वो पूरे खुलूस से उस रंगीन मिजाज लड़की के बारे में फिक्रमंद था जो अपने बाप की भी परवाह नहीं करती थी। अव्वल खान वहां से उठकर टैक्सी वगैरह के जरिए अकेला ही वापस जाने पर मुसर था, मगर मेरे जहन में कुछ कीड़े कुलबुलाने लगे थे। मैं सुल्तान शाह समेत उसके साथ जबरदस्ती हो लिया। फ्लैट से जाते हुए मैंने गजाला को सख्ती से हिदायत कर दी थी कि वो जहांगीर के सिवा किसी के लिए फ्लैट का दरवाजा न खोले। क्लिफ्टन से जमशेद रोड तक का सफर बातों ही बातों में कट गया। इस दरमियान मुशरिका दिलचस्पी के इस कदर मौजूआत मौजूद थे कि हम बेतकान बातें कर सकते थे। मैंने मेन रोड पर गाड़ी रोक कर अंदर जाने से मुआजरत की। मेरी मजबूरी अव्वल खान के लिए काबिल फहम थी। वो हमारे लिए और वीरा के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार करते हुए गाड़ी से उतर गया। मुझे क्यों अपने साथ उठा लाए थे? वापसी के सफर का आगाज करते सुल्तान शाह ने नागवारी से पूछा, सारे रास्ते तुम लोगों की बातें सुनते सुनते मेरे कान पक गए हैं। तुम्हारा काम अब शुरू होगा, मुझे कुछ अहम खरीदारी करनी है। मैंने मानी खेज मुस्कुराहट के साथ कहा, कुछ हल्के फुल्के और दरमियानी साइज के दस्ती बमों की जरूरत है, एक नन्हा सा टाइमर वगैरह भी लेना है। अव्वल खान ठीक ही कह रहा था कि तुम कोई बात छुपा रहे हो, क्या मंसूबे हैं तुम्हारे? उसने मुझे घूर कर चुपते हुए लहजे में सवाल किया। अभी मेरा जहन भी साफ नहीं है। ये सामान जमा करने के बाद यकसुई से कुछ सोचूंगा। इस सामान की जरूरत पेश ना आई तो इसे कहीं भी जाया किया जा सकता है। मैंने संजीदगी के साथ कहा, हथियार पठान का जेवर होते हैं, इसका बस चले तो वो हथियार ही खाकर जिंदा रहने की कोशिश करे, मगर ये मुमकिन नहीं है। कराची में हजारों पठान हथियार नहीं, हथियारों की रोजी खाते हैं। वो मुझसे ज्यादा संजीदा होकर कहने लगा, पठान सरहद के आर पार रहते हैं, इनमें पाकिस्तानियों के साथ अफगान भी हैं। मैं अफगानियों से पूरा तोप खाना खरीद सकता हूँ, मगर मुझे तुम्हारे मंसूबे का इल्म होना चाहिए। तुम मुझसे इस तरह राजदारी बरतते रहे तो मेरा दिमाग खराब हो सकता है। मैं अपनी अलग राह भी निकाल सकता हूँ। अभी मुझे खुद नहीं मालूम कि मैं क्या करना चाहता हूँ। मैं तुम्हें क्या बताऊं?